जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ऊर्जा के विषय में सर्वाधिक चर्चा और ऊर्जा के संबंध में हुई है। ऐसा अनुमान है कि सूर्य 5 सप्ताह की अवधि में इस पृथ्वी को इतनी ऊर्जा प्रदान कर देता है कि यदि उसे हम संचित कर प्रयोग कर सके तो सदियों तक पर्याप्त है। हमारा देश सूर्य चमकने वाला देश ट्रॉपिकल कहलाता है। प्रति वर्ग मिलीमीटर भूभाग पर सूर्य की विकिरण शक्ति लगभग 10 लाख किलोवाट पड़ती है। यह मात्रा दिल्ली की कुल बिजली शक्ति से लगभग 3 गुनी के बराबर है। यदि 1 वर्ग किलोमीटर पर 6 घंटे सूर्य का प्रकाश लिया जाए तो ऊर्जा 610 किलोवाट घंटे होती है, जो कि 6000 टन कोयले के समतुल्य है। सूर्य आधे समय चमकता है। 2 माह वर्षा के कारण प्रकाश नहीं उपलब्ध हो पाता है एवं इस प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती रहती है, तो भी औसतन 250 वाट प्रति वर्ग मीटर ऊर्जा का औसत आता है। भारत की 1 लाख मेगावाट ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति हेतु 4000 वर्ग किलोवाट क्षेत्र पर सौर किरणें चाहिए, पर इसका संचयन एवं उसका ऊर्जा में परिवर्तन इतने अधिक तकनीकी जंजालों से घिरा है कि यह महंगी पड़ती है। अभी हमारे यहाँ यह प्रौद्योगिकी स्तर पर ही है, तो भी अनाज सुखाने, गर्म पानी आदि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इसे प्रयुक्त किया जा रहा है। वह सफलताएं भी मिली हैं। सूरज से वाटर पंप, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, विद्युत उत्पादन प्रयोग रूप में तो संभव हो सकता है, व्यवहार में उतरने में अभी देर है। बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय बंधनों से ऊपर विश्व स्तर पर जब इन संयंत्रों के निर्माण की बात संभव हो पाएगी, तब शायद यह वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत सस्ता पड़े। भारत में व्यावसायिक ऊर्जा साधन देश की खपत की आधी से भी अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। उनका उपयोग मुख्यतः भारत की ग्रामीण जनता में होता है, जो देश की 68 करोड़ जनता लकड़ी, कृषि अवशेष तथा पशु गोबर को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न व प्रयोग करती है। यद्यपि ये साधन अपर्याप्त हैं, पर इन ग्रामीण समूह की निर्भरता भविष्य में बनी रहेगी। इसे दृष्टिगत रख कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कई ऐसे विकल्प सुझाए गए जिनसे उपलब्ध साधनों में कम से कम खर्च पर अधिक ऊर्जा प्राप्त की जाए। पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक का कथन है कि ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं का गोबर और कृषि का कचरा, जो सामान्यतः गंदगी एवं प्रदूषण पैदा करता है, मीथेन गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे प्राप्त ऊर्जा प्राकृतिक तेल से प्राप्त ऊर्जा की 11% आवश्यकता पूरी कर सकती है। अभी ये प्रयोग अमेरिका व कनाडा के ऊर्जा एवं पर्यावरण विभाग ने भी करने आरंभ कर दिए हैं। जब विकसित कहे जाने वाले देश भी गोबर व पशु धन की ओर वापस लौट सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि भारत में भी इस विषय में प्रगति न की जाए। जबकि पशुधन की दृष्टि से भारत धनी है, वह अधिकांश जनता ग्रामीण परिसर में रहती है। 1 लाख पशु 15 लाख टन गोबर प्रति वर्ष देते हैं। 1 पौंड गोबर से 10 घन फुट मीथेन गैस बनती है। इस प्रकार इतने गोबर से 3 अरब घन फुट मीथेन गैस बनेगी, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख 90 लाख रुपए होगी। इलाहाबाद में हाल ही में संपन्न विश्व स्तर के मूर्धन्य वैज्ञानिकों की गोष्ठी में यही निश्चय किया गया है कि ऊर्जा संकट की वर्तमान स्थिति को हल करने के लिए सरलतम तरीका विकासशील देशों के लिए यही हो सकता है कि बायोगैस का उत्पादन बढ़ाया जाए। कृषि यंत्रों, सिंचाई की मशीनों आदि के लिए बायोगैस का उपयोग कर इसे डीजल पंपों, विद्युत पंपों के स्थान पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। अपने देश की परिस्थितियां अन्य राष्ट्रों से अलग हैं। न तो आर्थिक दृष्टि से न तकनीकी दृष्टि से अभी विकसित राष्ट्रों का मुकाबला ऊर्जा के क्षेत्र में किया जा सकता है, पर अब वह सब तो संभव है जो हमारे लिए सहज सुलभ है। यदि उपलब्ध मवेशियों के गोबर को नष्ट होने से बचाकर बायोगैस प्लांट लगा दिए जाएं, तो देश की ऊर्जा संबंधी अधिकांश समस्या हल हो सकती है। दिमाग तो खुला रखा जाए। यदि और भी परिष्कृत विधि से कोई सुलभ मार्ग मिल सके तो वहाँ उसे अपनाने में कोई कठिनाई नहीं।
पर जो इस राष्ट्र की संपदा है नित्य शरीर हो रही है, उसे सही विधि से प्रयुक्त कर वैकल्पिक ऊर्जा की समस्या हल कर ली जाए तो प्रगति पथ प्रशस्त हो सकता है। युद्ध और अणु आयुध विनाश की दिशा में बढ़ते कदम यदि सभ्यता का नहीं असभ्यता का परिचायक है। सभ्यता की समृद्धि के साथ साथ युद्ध व शस्त्रों का मूल्य कम होना चाहिए। इसके विपरीत आज का सभ्य कहलाने वाला मनुष्य शस्त्रों की होड़ लगा रहा है। यह होड़ दिनों दिन बढ़ रही है, घटने का नाम ही नहीं लेती। पहले जब आमने सामने युद्ध होते थे तो इसकी भयंकरता इतनी नहीं थी। जो बहुसंख्यक बलवान चतुर तथा साहसी होते थे वे ही जीतते थे, दूसरों को पराजय का मुंह देखना पड़ता था। आज तथ्य उसके विपरीत हो गए हैं। परमाणु बमों के द्वारा व्यक्ति एक स्थान पर ही बैठा हुआ विश्व के किसी भी स्थान पर बम गिरा सकता है। ये बम इतने विनाशकारी होते हैं कि थोड़े से बमों से सारी मनुष्य जाति समाप्त हो सकती है। यह सब विज्ञान की ही देन है। मानवता के विनाश की सामग्री तथा सैनिक व्यय पर इन दिनों खरबों रुपया व्यय होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान केंद्र ने पिछले दिनों एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें विविध राष्ट्रों के सैनिक व्यय का ब्यौरा दिया गया है। यह ब्यौरा चौंका देने वाला है। इस पुस्तक के अनुसार 1970 में विश्व भर के देशों ने अपनी शस्त्रास्त्रों पर 200 अरब डॉलर खर्च किए हैं। इतनी ही राशि सारे विश्व के राष्ट्र चिकित्सा तथा शिक्षा जैसे मानव कल्याण के कार्यों में लगाते हैं। इतनी राशि सेना तथा अफसरों पर व्यय की जाती है। इसका 20वां भाग भी यदि विकासशील राष्ट्रों की सहायता करने पर व्यय किया जाता तो उनके लिए यह 10 वर्ष तक पर्याप्त हो सकता था। यह राशि सारे विश्व की आय का 6% है। शस्त्रों पर होने वाला यह व्यय निरंतर बढ़ ही रहा है। इस वृद्धि का कारण भयंकरतम अस्त्रों की होड़ ही है। इनके अनुसंधान तथा निर्माण पर ही सर्वाधिक खर्च बैठता है। मृत्यु का यह साज सामान बढ़ता ही जा रहा है। यह वृद्धि बड़े राष्ट्रों के कारण ही होती है। ये देश नए नए शस्त्रास्त्रों का निर्माण करते हैं। अविकसित राष्ट्रों तथा विकासशील देशों को भी अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र खरीदने पड़ते हैं। इसके लिए उन्हें अपने विकास तथा जन मंगल के कार्यों पर होने वाले व्यय में करनी पड़ती है। अमेरिका का निरस्त्रीकरण तथा आयुध नियंत्रण समिति रिपोर्ट के अनुसार 1969 में सैन्य शक्ति की मद में विश्व के 120 राष्ट्रों में 182 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। 1970 में बढ़कर 200 अरब डॉलर हो गया। इसका अभिप्राय यही हुआ कि सभी पुरुष व बच्चे पर प्रति वर्ष शस्त्रों की मद में 420 रुपया व्यय होने लगा है। भारतवर्ष का प्रति व्यक्ति आय 1970 में इसमें कम ही था। केवल भारत ही नहीं, 29 ऐसे विकासशील देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय इससे भी बहुत कम है। अस्त्र शस्त्रों पर व्यय किया जाने वाला यह धन इसी गति से बढ़ता रहा तो अगले 10 वर्षों में यह राशि 300 खरब रुपए हो जाएगी। यह रकम इतनी बड़ी होगी कि 1000 रुपए के नोटों की लड़ी पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी को 7.5 बार तय करना पड़ेगा। धन्यवाद। सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से धन्यवाद। युग परिवर्तन कब और कैसे, यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हजारों की संख्या में पुस्तकें लिखी हैं। उन्हीं में से यह एक पुस्तक है। ये पुस्तकें इतनी अच्छी हैं कि इसको पढ़ना चाहिए तथा लोगों को सुनाना चाहिए तथा लोगों को सुनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।